हेलो दोस्तों, वेटरन्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक OROP के अप्रूवल की कोई सूचना है नहीं, तो हम भी वेट कर रहे हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच में हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं उनके कुछ कमेंट्स हैं, आज मैं सोचा उनको मैं जवाब दे देता हूं। तो एक तो DA के बारे में पूछा है, एक कोई दलजीत चड्डा जी हैं, उन्होंने अपना प्रश्न पूछा है। एक कोई नारू बिस जी, उन्होंने सवाल पूछा है। एक शिव यादव जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है अपनी जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में। तो DA के बारे में जहाँ तक सवाल है, ये तो लगभग सभी इंतजार करिए बैठे हैं कि कब हमारा DA हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि भारत सरकार ने 8 अक्टूबर को 2022 को पेमेंट के लिए अपना जो लेटर है निकाल दिया है। और ये लेटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और फैमिली पेंशनर्स के लिए है। और इसी में नीचे जो मैंने ये कर रखा है सेकंड नंबर पर आर्मर्ड फोर्सेज पेंशनर्स और डिफेंस जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी इसमें नाम लिखा हुआ है। लेटर काफ़ी बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा। सिर्फ ये है कि ये पेमेंट के लिए निकल चुका है। और आगे जो मैंने ये ग्रीन कर रखा है, इसमें आगे बताया गया है कि जो भी डिपार्टमेंट, चाहे बैंक्स हों, चाहे DPDO हों, चाहे अन्य डिपार्टमेंट सिविल के हों, उनको अलग से कोई ऑर्डर आए या नहीं आए, लेकिन उनको पेमेंट करना है। अब बात ये आती है कि ये पेमेंट कब करेंगे। तो आपको पता है पहले भी इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि बैंक्स जो होते हैं अलग अलग टाइम पे आपको पेमेंट करते हैं, DPDO अलग अलग टाइम पे करते हैं, क्यों अपनी अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार। पर इतना ज़रूर है, हम ये मान के चलते हैं कि दिवाली से पहले आपके जो DA का एरियर है वो मिल जाना चाहिए। अब तब तक भी नहीं देते हैं तो फिर की बहुत बड़ी गलती है। अब यहाँ भारत सरकार की कोई गलती नहीं है। 8 तारीख को लेटर निकाला जा चुका है, ये इनका काम बनता है, इस भुगतान को करें। और ये लेटर मैंने इसलिए डाल दिया है कि आपको भी ये आश्वस्त हो जाए, हाँ भारत सरकार ने अपना कदम उठा दिया है और उसको पेमेंट के भुगतान के लिए आदेश दे दिया गया है। अब हमारे कुछ और भी व्यूअर्स हैं, ये DA का था और काफ़ी की थी, ये कब तक मिल जाएगा, तो मैं लेटर ही डाल दिया कि आप देख लीजिए, लेटर भारत सरकार निकाल चुकी है 8 तारीख को। दलजीत चड्डा जी कहते हैं कि ना तो बैंक से और ना स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट का मैसेज आया है, क्या करूं। चड्डा जी, ये तो आपको पता है कि बैंक कभी आपको नहीं कहती कि आप आकर के लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए। यदि आपका अकाउंट अभी भी बैंक में है तो आप बैंक में जा करके पता कर लें और वहाँ जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। और स्पर्श में जब आप लाइफ सर्टिफिकेट दोगे तो आपको यूजर नेम होना जरूरी है। यूजर नेम और पासवर्ड तो क्रिएट हो भी जाता है, लेकिन यूजर नेम होना जरूरी है। बिना उसके आप जो आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन किए बगैर आप उसमें लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो। दूसरे हैं, एक कहते हैं मेरा पेंशन का जो PPO है, PPO में मेरा शॉर्ट नाम है, मैं क्या करूं। सर मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने CCS में जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे पूछा था इसके बारे में, पहले भी ये प्रश्न आते रहे। उन्होंने कहा है कि यदि आपका PPO में शॉर्ट नेम है आप चिंता नहीं करें, वो स्वतः मतलब सरकारी का काम, मतलब आपके जो बड़ा नाम होगा उसके बाद छोटा कर रखा है, आप पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप बेफिक्र रहें। एक मेरे नारू बिस जी, उन्होंने कहा है कि नज़दीकी CSC सेंटर में जाके पता चला कि मेरे को जीवन प्रमाण पत्र का ID और PPO का नंबर मिला है। क्या यह स्पर्श हो चुका है? उसके आधार कार्ड की तरह फोटोकॉपी भी है। जीवन प्रमाण पत्र अभी है क्या? सर आपके इस बात से पता चलता है कि आपका अकाउंट स्पर्श में जा चुका है और आप स्पर्श में लॉगिन करने के बाद देखो आपका जो जीवन का जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस हुआ या नहीं आया। लेकिन स्पर्श में जाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका यूजर नेम या यूजर ID हो और पासवर्ड हो। तो आप स्पर्श में जा करके आप अपने डिटेल्स में देख सकते हो कि आपका जो लाइफ प्रमाण पत्र है वो हुआ या नहीं हुआ है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई शिव यादव जी हैं और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा क्योंकि हमारे लगभग सबसे ही ये रिलेटेड है और ये डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर है। वो कहते हैं
सीईओ साहब ने इंजरी रिपोर्ट में मुझे एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, मेरी जो इंजरी हुई थी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस बताई थी, लेकिन बोर्ड ने उसको नाना कर दिया। रीजन क्या था कि सीईओ साहब कहते हैं कि ही वाज नॉट स्मेली ऑफ एल्कोहल, यानी इन्होंने एल्कोहल नहीं पी रखा था। बोर्ड कहता है इन्होंने एल्कोहल पी रखा था। और मेरी 16 साल की सर्विस है, 100% डिसेबल्ड हूँ, एएफटी में केस कर रखा है, आगे क्या होगा। सिर्फ यादव जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले कुछ केसेज हुए हैं और एक उन केसों के आधार पर एएफटी ने भी अपने निर्णय दिए हैं, लेकिन उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बदला भी है। अब दो चीज़ें होती हैं आपकी एट्रीब्यूटेबिलिटी में या एग्रावेशन में। एक तो आप बीमार हो जाते हो, डिजीज हो जाती है, तो वो तो टोटली और टोटली डॉक्टर्स के हाथ में है। लेकिन इंजरी जब होती है तो इंजरी की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वो सीईओ साहब करते हैं और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि ये आपकी जो इंजरी है हुई है किस कारण से हुई है, ये एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है। अब इसको कोर्ट डिसाइड करेगा, इसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिसाइड करेगी, या फिर आपका जो मेडिकल बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि जहां इंजरी हुई है और जिसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की है वो ज़्यादा जानता है इंजरी के बारे में बजाय उस मेडिकल बोर्ड के जो जहां आप इलाज करा रहे हो। इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं और काफ़ी बातें भी हुई हैं। यदि आप कहते हो कि सीईओ साहब ने कहा है कि नॉट स्मेली ऑफ एल्कोहल और बोर्ड कहता है स्मेली ऑफ एल्कोहल, तो बोर्ड को कैसे पता चला कि आपने एल्कोहल ले रखी थी और उसके कारण आपको इंजरी रिपोर्ट हुई है। यदि एल्कोहल के कारण आपको इंजरी रिपोर्ट हुई है और ये प्रूव हो जाता है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ड्यू टू मिलिट्री सर्विस, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आपको यदि डिसेबिलिटी होती है तो उसका कैजुअल कनेक्शन आपकी मिलिट्री सर्विस से होना चाहिए। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूं और वो बदत सिद्ध हो चुकी हैं। एक, ऐसे एक्स-सर्विसमैन थे, छुट्टी गए वो, और छुट्टी जब ट्रेन में चढ़े और ट्रेन से जब उतरे उस समय उनका एक्सीडेंट हो गया। दैट पीरियड वाज कंसिडर्ड टू बी ड्यूटी ऑन मिलिट्री, और दिस एक्सीडेंट और जो इंजरी जो हुई दिस वाज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, ये कोर्ट ने माना। और कोर्ट ने यह भी माना है कि पहले तो ये कहते थे कि हम छुट्टी पर जाते हैं तो मिलिट्री सर्विस पर माने जाते हैं, लेकिन अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जैसे ही आप वारंट लेकर के या कंसेशन वाउचर लेकर के ट्रेन में चढ़ते हो, चढ़ने के बाद जहाँ उतरते हो और उसके बाद जो आप साधन लेते हो घर पहुँचने का, घर पहुँचते ही आपका मिलिट्री ड्यूटी खत्म हो जाता है और उसके बाद जो कुछ भी आपको होता है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब दो केस हुए, एक तो मैंने अभी बताया जो ये केस हुआ, इनको मिलिट्री एट्रीब्यूटेबिलिटी के कारण इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिली। इसी केस के आधार पर एक और सोल्जर जो थे वो घर गए, घर जा करके अपनी सिस्टर के लिए या शादी के लिए बताते हैं स्कूटर पे जा रहे थे सामान लेने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो गया और उसको ये माना गया एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, और आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने इसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना और उसको पेंशन अलाउड की। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह चैलेंज किया गया तो उन्होंने इसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं माना। उन्होंने माना कि आपकी जो सर्विस है, जब आप छुट्टी जाते हो, जब आप ट्रेन में चढ़ते हो और जहां उतर जाते हो और जिस साधन से आप घर पर जाते हो, तब तक तो आप मिलिट्री की सर्विस पर हो, घर पहुंचते ही आप मिलिट्री सर्विस पर नहीं रह जाते हो। तो इस केस में, पहले दूसरे केस में वो अपनी बहन के लिए सामान लेने जा रहे थे और एएफटी का जो अप्रूव्ड केस था, एएफटी ने माना था कि हाँ ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं अब सवाल ये उठता है कि जो एट्रीब्यूटेबिलिटी है और परसेंटेज है ये कौन डिसाइड करेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसको मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। वो कहते हैं कि एट्रीब्यूटेबिलिटी का जो क्लॉज है उसमें जो कैजुअल कनेक्शन है आपकी इंजरी का वो सिद्ध होना चाहिए। यदि वो सिद्ध नहीं होता है तो वो आपकी जो इंजरी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं मानी जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये कहती है, क्यों एक मतलब रीजनेबल बात है कि जहां आपको इंजरी हुई है और जहां कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है आपकी, तो सीईओ विल डिसाइड
कि एट्रीब्यूटेबल है या नहीं। लेकिन इसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, वो कहते हैं इट इज टू एग्जामिन कंडक्ट ऑफ पर्सनल ऑफ आर्मड फोर्सेज। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है केवल और केवल आर्मड फोर्सेज के जो पर्सनल हैं उनके कंडक्ट को एग्जामिन करने के लिए होती है। लेकिन यदि आपकी एट्रीब्यूटेबिलिटी है मिलिट्री सर्विस से, इसको केवल और केवल मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। और यह कहा गया कोर्ट में कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो फैसला है वो फाइनल है, उन्होंने मान लिया एट्रीब्यूटेबल है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और इसको मानने से मना कर दिया। अब क्योंकि आपने केस एएफटी में कर रखा है, वहाँ जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो जिरह करेंगे। और यदि आपके उसमें ऐसा कुछ भी मिलता है कि आपकी जो इंजरी हुई है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं है, मिलिट्री की ड्यूटी के दौरान नहीं हुई है, तो शायद हो सकता है आपको झटका लग जाए और वहाँ आपको पता चल जाए हाँ यस आपकी जो ये इंजरी हुई है ये आपकी मिलिट्री की सर्विस के कारण हुई है, तो वो आपको एट्रीब्यूटेबल मानेंगे। मैं एक बात बताता हूँ, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स ये आपके नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी होते हैं। यदि आप मिलिट्री ड्यूटी पर एक्सीडेंट्स इंजरी कुछ भी हो जाते हो एट्रीब्यूटेबल है, लेकिन आप जब ड्यूटी पर नहीं हो, एक्सीडेंट्स नॉट ऑन ड्यूटी नहीं हो, तो उनको नाना केस में माना गया है। अब आपका केस कैसे है, कैसी आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी है, कैसा मेडिकल बोर्ड के बाद प्रस्तुत हुआ है, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, अब वकीलों के हाथ में है, कोर्ट के हाथ में है, एएफटी के हाथ में। नाउ दे विल डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। अब मैं आपको यहीं इसको ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।